आज हम बात करने जा रहे हैं एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन को कैसे फाइंड आउट करेंगे आप, उसके बारे में बहुत बढ़िया से डिटेल डिस्कशन कर लेंगे हम लोग। सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए बहुत ध्यान से इसे कंप्लीट कीजिएगा और कंप्लीट वीडियो देखिएगा, जिससे कि आपको सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चंस जब आए तो आपके पास दिमाग में सारी चीजें एज इट इज आनी चाहिए कि भाई ये कैसे चीजें हो रही होंगी। ठीक है, चलिए तो हमें बात करनी है इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर ऑफ टू लाइंस या टू गिवन लाइंस। अब यहाँ पे टू गिवन लाइंस से हमें उनके बीच के जो एंगल फॉर्मूला उसके बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है। तो सिंपल हम लोग एक काम करते हैं, दो लाइनें एज्यूम कर देते हैं। तो लेट लाइंस आर a1x plus b1y plus c1 is equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 is equal to 0। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन हो गई हमारे पास और इसको हमने लिख लिया है बेटा इस टाइप से, कुछ L1 लिख लिया और यहाँ लिख लिया L2। दो लाइनें हैं, एक तो L1 और दूसरी L2। हम इसका एक फिगर ड्रॉ कर लें और ये मान लीजिए आपके पास L1 लाइन है और दूसरी लाइन L2 है। तो इसके बीच की एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी, तो हमें करना क्या चाहिए? ये एंगल है बेटा इन लाइन के बीच का, ठीक है ना, लेकिन एंगल ये भी बन सकता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि आपको टू लाइंस मिलनी चाहिए। तो हमें एक लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, दिस वन द लाइन बाइसेक्टर व्हिच इज डिफाइंड एज K1, और एक लाइन हमने यहां ड्रॉ कर दी एंड व्हिच वन K2। ठीक है, ये दो लाइनें हैं जो कि एंगल को बाइसेक्ट करती है। एंगल बाइसेक्ट मतलब अगर मान लीजिए इसके बीच का एंगल 2 थीटा है, इसे हमने थीटा मान लिया, इसे थीटा मान लिया। ठीक है, अब एंगल बाइसेक्टर की जो डेफिनेशन होती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। अगर हम इस लाइन पर कोई भी एक पॉइंट एज्यूम कर लें, मान लीजिए पॉइंट H, K है, इस पॉइंट से अगर हम इस लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें और इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, तो दोनों ही डिस्टेंस होनी चाहिए, वो सेम होनी चाहिए। डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? सेम होनी चाहिए। तो अगर डिस्टेंस सेम है, समझिएगा ये डिस्टेंस क्या होनी चाहिए? सेम अगर है तो हम क्या करें, इस पॉइंट से इस लाइन पे परपेंडिकुलर की लेंथ निकाल दें और इस पॉइंट से इस लाइन पे भी परपेंडिकुलर की लेंथ निकाल देते हैं और दोनों को सेम कर देते हैं। ठीक है, चलिए तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कर देगा, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर D1 एंड D2 मान लीजिए, D1 एंड D2 शुड बी सेम। ठीक ना, अब D1 D2 की वैल्यू सेम होनी चाहिए। तो D1 अगर हमने इस लाइन पे ड्रॉ किया है, ध्यान से देखिएगा, L1 पर तो A1H आएगा प्लस का B1K प्लस C1 अपॉन आएगा अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इन मैग्नीट्यूड होता है तो इज इक्वल टू इन मैग्नीट्यूड A2H प्लस B2K प्लस C2 डिवाइड बाय अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, ये लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर शुड बी सेम, ये सेम होनी चाहिए। अगर सेम है तो देखिए मैग्नीट्यूड अगर हम हटाते हैं तो यहाँ पे कंडीशन क्या आ सकती है? यहाँ आ सकती है A1H प्लस B1K प्लस का C1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस A2H प्लस B2K प्लस C2 अपॉन आप लिखेंगे रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ठीक है, ये H, K अगर इस लाइन पर है तो सिंपल सी बात है, हमें क्या करना होता है बेटा? लोकस फाइंड आउट करना होता है। तो लोकस के लिए क्या करें हम लोग? लोकस, तो लोकस क्या है बेटा इसका? जहां पर HK है वहां पे क्या आएगा? XY, मतलब इक्वेशन आएगी A1X प्लस B1Y प्लस C1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस A2X प्लस B2Y प्लस C2 डिवाइड बाय अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। दिस इज द equation of angle bisector. This is the equation of angle bisector. ठीक है, ये क्या हो जाएगा? इक्वेशन ऑफ एंगल बाइसेक्टर हो जाएगा।
अब बात आती है जैसे कि आपने एंगल बाइसेक्टर निकाल दिया, 2 लाइनें निकल चुकी हैं, ठीक है। अब 2 लाइन्स अगर आपके पास निकल चुकी हैं तो इसके बाद 2 चीजें बनती हैं बेटा। आपसे ये पूछा जाता है कि आप फाइंड आउट कीजिए ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर अदरवाइज एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कैसे निकालेंगे, उसकी कंडीशन क्या होनी चाहिए, उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। देखिए ध्यान से कि ये जो एंगल दिख रहा है आपको, वो ऑब्वियस सी बात है जिस टाइप से एंगल बना हुआ है वो क्या है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है। और ये जो एंगल दिख रहा है आपको, ये ऑब्ट्यूज एंगल है, ठीक है। कंडीशन क्या हो सकती है ऑब्ट्यूज और एक्यूट की? तो ऐसे केस में क्या करना है आपको, सिंपल सा काम बेटा, हम लोग tan थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। क्या निकाल सकते हैं? थीटा की वैल्यू निकाल सकते हैं। देखिए ध्यान से, अगर ये 2 थीटा एंगल है तो ऑब्वियस बात ये थीटा होगा, क्या होगा, थीटा होगा। अगर यहाँ पे देखा जाए थीटा की जो वैल्यू होनी चाहिए ऑब्वियस बात है 0 से लेकर के π/4 के बीच में होनी चाहिए, क्योंकि 2 थीटा का मतलब है 2 थीटा की जो वैल्यू होगी वो π/2 से लेकर के 0 के बीच में होनी चाहिए, तभी तो थीटा की वैल्यू 0 से π/4 होना चाहिए, क्योंकि ये एंगल अगर 90 से कम होगा तो ऑब्वियस सी बात है एक्यूट एंगल होगा। तो थीटा क्या होना चाहिए, π/4 से छोटा होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर हम बात करें tan थीटा की, तो tan थीटा की जो वैल्यू होनी चाहिए वो 1 से छोटी होनी चाहिए। tan थीटा क्या होना चाहिए, 1 से छोटा होना चाहिए। अब tan थीटा अगर मान लीजिए, अगर मान लेते हैं यहाँ पे लाइन ये क्या है, K1 है और ये लाइन L1 है। अगर आपने यहाँ पे 2 लाइनें फाइंड आउट कर ली, ठीक है ना, तो लेट लाइंस आर लाइंस बाइसेक्टर आर K1 एंड K2। K1 K2 अगर है तो हम लोग क्या करें, एंगल बिटवीन K1 एंड L1 आप फाइंड आउट कर सकते हैं। अगर K1 और L1 के बीच का एंगल लेस देन π/4 है, एंगल की बात कर रहा हूं, अदरवाइज tan थीटा जो इसके बीच का एंगल है लेस देन 1 है, देन क्या होगा, ये होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। क्या होगा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा। अगर यही केस tan थीटा का ग्रेटर देन हो गया तो क्या होगा बेटा, वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। तो अगर मान लीजिए K1 के साथ ये एक्यूट एंगल है तो K2 के साथ क्या होगा, इसके साथ अगर एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है, इंप्लाइज दैट K2B ऑब्ट्यूज एंगल होगा, जस्ट अपोजिट होगा ना बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। अगर यही ऑब्ट्यूज एंगल है, इंप्लाइज दैट K2 should be क्या होगा बेटा, ऑब्ट्यूज है तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। ठीक है, तरीका समझ में आना है कि ऑब्ट्यूज कैसे निकालना है और एक्यूट एंगल कैसे निकालना है। बहुत सिंपल सा केस बेटा, जब लाइनें आपको मालूम है तो आप ऑब्वियस सी बात है आप एंगल निकाल सकते हैं दोनों लाइनों के बीच का। अब ये तो एक तरीका हो जाता है कि आप कैसे निकालते हो बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल या एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। लेकिन अगर आप इसको दूसरे तरीके से भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं। कैसे करते हैं उसका तरीका भी बता देते हैं, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो हमारे पास जो कंडीशन आ रही है, हाउ टू फाइंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। तो ऑब्ट्यूज, टू फाइंड ऑब्ट्यूज और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर कैसे फाइंड आउट करें, ठीक है। तो अब ऐसे केस में क्या करना होता है कि हम लोग जो कांस्टेंट टर्म होता है, कांस्टेंट टर्म ध्यान रखिएगा, कांस्टेंट टर्म जो C1 और C2 है हमारे पास, उनकी वैल्यू को हम पॉजिटिव लेते हैं। पॉजिटिव क्यों लेते हैं उसका रीजन अभी हम बताते हैं। क्या लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। C1 एंड C2 शुड बी पॉजिटिव, अदरवाइज आप इसे बोल सकते हैं हैविंग सेम साइन, ठीक है। पॉजिटिव साइन आपको देना है। तो अगर हमारे पास जो इक्वेशन दी गई है, ध्यान से देखिएगा, हम एक काम कर सकते हैं, इनके फिगर्स को कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर सकते हैं। 2 टाइप हम ले रहे हैं, ठीक है।
मान लीजिए एक लाइन आपकी ये है और दूसरी लाइन कुछ ऐसी है, ठीक है, ये लाइन L1 होगी और दूसरी लाइन L2 होगी, ठीक है। अगर मान लीजिए अगर इस लाइन पर ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ओरिजिन से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं और इस परपेंडिकुलर का एंगल जो है वो अल्फा है, परपेंडिकुलर का एंगल क्या है बेटा, अल्फा है। और इस लाइन पे अगर हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर देते बेटा, ये परपेंडिकुलर ही मान लेते हैं और ये जो एंगल है बीटा है, ठीक है, बात समझ में आ रही है। तो इस केस में देखिए तो ये एंगल आपको क्या दिख रहा है बेटा, ऑब्ट्यूज दिख रहा है, क्या दिख रहा है, ऑब्ट्यूज दिख रहा है। और ये एंगल क्या दिखेगा, एक्विट दिखेगा, ठीक है, मतलब लाइंस के बीच का एंगल कैसा है, एक्विट एंगल। और अगर इसी फिगर को कुछ ऐसा बना दें, ठीक है, और अगर हम इस पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो कुछ ऐसा परपेंडिकुलर आएगा और एक परपेंडिकुलर आपका कुछ ऐसा आएगा, ऐसा भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कैसा बन रहा है, एक्विट एंगल बन रहा है। ये एंगल मान लीजिए अल्फा है और ये एंगल मान लीजिए बीटा है, और ये लाइन क्या थी बेटा, L1 थी और ये लाइन क्या थी आगे L2। इस टाइप के फिगर बन सकते हैं। तो देखिएगा यहाँ पे एंगल में क्या बन रहा है बेटा, ऑब्ट्यूज एंगल बन रहा है, यहाँ पे एंगल क्या है, ऑब्ट्यूज है, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल और एक्विट एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो हम यहाँ पे कॉन्सेप्ट जो लगाएंगे वो हम नॉर्मल फॉर्म का कॉन्सेप्ट लगाएंगे। किसका लगाना है, नॉर्मल फॉर्म या परपेंडिकुलर फॉर्म का कॉन्सेप्ट लगाते हैं। अगर मान लीजिए लाइन L1 दी गई, उसके परपेंडिकुलर का जो एंगल बन रहा है वो अल्फा एंगल है, तो हम क्या करते हैं, लाइंस को परपेंडिकुलर के फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। तो पहली लाइन परपेंडिकुलर के फॉर्म में कन्वर्ट की जाए तो देखिएगा ध्यान से, जो फर्स्ट लाइन थी वो हम ऐसा कुछ लिख सकते हैं, माइनस का a1x माइनस b1y इज इक्वल टू c1। ध्यान रखिएगा c1 को हमें पॉजिटिव रखना है, ठीक है, c1 कैसा होगा, पॉजिटिव होगा, कोई लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर है। इसे नॉर्मल फॉर्म में चेंज कीजिए बेटा, तो क्या लिखते हैं, माइनस a1 अपॉन अंडर रूट क्या लिखते थे बेटा, a1 स्क्वायर प्लस का b1 स्क्वायर x माइनस b1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर y इज इक्वल टू c1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, ठीक है। ये कंडीशन हमने नॉर्मल लगा दी। दूसरी इक्वेशन जो बनेगी उसको भी डायरेक्ट लिख सकते हैं, माइनस a2x अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर माइनस b2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर y इज इक्वल टू c2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर, ठीक है। ध्यान रखिएगा c1 और c2 हमने पॉजिटिव दिया हुआ है। अब देखिए अगर मान लीजिए फर्स्ट लाइन जो है ये लाइन L1 है, L1 में जो x का कोएफिशिएंट होता है इसे आप क्या बोलते थे बेटा, cos अल्फा, क्योंकि ये लाइन L1 है और L1 क्या बना दी, अल्फा बना रही है। तो अगर हम यहाँ से देखें cos अल्फा की वैल्यू क्या निकलेगी भाई, माइनस का a1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, ठीक है ना, और sin अल्फा की वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस का b1 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, ये निकल आएगा। ऐसे ही अगर cos बीटा की बात की जाए, cos बीटा क्या आएगा, x का कोएफिशिएंट माइनस a2 अपॉन अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर एंड sin बीटा इज इक्वल टू आएगा माइनस का b2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर, b2 स्क्वायर सॉरी b2 है ना, ये आ गया। अब एक काम करते हैं, इनके बीच का जो एंगल है, इनके बीच का एंगल क्या है, अल्फा माइनस बीटा है, अल्फा माइनस बीटा है। तो इनके बीच का एंगल देखा जाए तो cos अल्फा माइनस बीटा देखते हैं, वैल्यू क्या है, cos अल्फा cos बीटा प्लस sin अल्फा sin बीटा। और अगर हम इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें, इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें तो देखिए cos अल्फा cos बीटा मतलब होगा a1 a2 अपॉन अंडर रूट a1 स्क्वायर प्लस b1 स्क्वायर और इसका अंडर रूट a2 स्क्वायर प्लस b2 स्क्वायर। सेम है ना, अगर सेम मल्टीप्लाई तो इसका भी एलसीएम सेम आएगा, तो हम डायरेक्ट प्लस लिख देते हैं, b1 b2 लिख देते हैं, ठीक है। ये आ गया cos अल्फा माइनस बीटा। अच्छा आप समझते हैं अल्फा माइनस बीटा, अगर cos की वैल्यू पॉजिटिव है, cos अगर पॉजिटिव है तो एंगल कैसा होता है, एक्विट एंगल होता है, और cos अगर नेगेटिव है तो कहां जाएगा बेटा, सेकंड में जाएगा, तो ऑब्वियस बात है कहां जाएगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। इंप्लाइज दैट इफ cos अल्फा माइनस बीटा ग्रेटर देन, अल्फा माइनस बीटा क्या है बेटा, ग्रेटर 0 है, तो cos की वैल्यू पॉजिटिव कब होती है, cos की वैल्यू पॉजिटिव होती है जबकि अल्फा माइनस बीटा नेगेटिव होता है। अल्फा माइनस बीटा क्या होता है, नेगेटिव होता है, क्योंकि इसकी वैल्यू
अगर सॉरी नेगेटिव भी होता है, और क्या कर सकते हैं 0 से 90 के बीच में क्या होता है कॉस पॉजिटिव होता है। अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव इस काम करते हैं, क्या करते हैं, ये वैल्यू क्या है पॉजिटिव है, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये भी वैल्यू पॉजिटिव होगी, ये वैल्यू पॉजिटिव, अगर ये पॉजिटिव तो इसका मतलब है ये पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है। इम्प्लाई दैट क्या होगा a1 a2 प्लस b1 b2 शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव है, और अगर ये पॉजिटिव है तो ये पॉजिटिव कब होता है कॉज, जबकि एक्यूट एंगल होता है, एक्यूट एंगल होता है, ठीक है ना, एक्यूट एंगल। और अगर बात करें a1 a2 प्लस b1 b2 लेस देन 0, इस समय क्या होगा बेटा ऑब्ट्यूज एंगल होगा। मतलब आप अगर इस कॉन्सेप्ट को समझते हो तो इसके लिए बहुत आसान तरीका ये है कि आपको ये ध्यान रखना होता है, लेकिन इन कंडीशंस को ध्यान रखिएगा C1 एंड C2 शुड बी पॉजिटिव। C1 C2 कैसे होने चाहिए, पॉजिटिव होने चाहिए। तो ध्यान रखिएगा अगर ये साइन पॉजिटिव है तो एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, ध्यान रखिएगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, और इसके लिए क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल फॉर्म करेगा, ठीक है ना। अब एक काम करते हैं, अगर ये पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव किसका निकला बेटा, कॉस का निकला हुआ है, क्या निकला हुआ है कॉस का निकला हुआ है। तो एक काम करते हैं, एक्यूट एंगल बना है, ध्यान देखिएगा अगर ये एक्यूट एंगल यहाँ पे बना हुआ है, यहाँ पर एक्यूट एंगल बना हुआ है तो लाइंस के बीच में क्या बना होगा ऑब्ट्यूज बना होगा। अगर यहाँ पे एक्यूट एंगल बना हुआ है तो लाइंस के बीच में क्या होगा ऑब्ट्यूज होगा, सॉरी। तो यहाँ पे चीजें चेंज होंगी, यहाँ पे क्या होगा एंगल तो एक्यूट बना होगा लेकिन क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा, और यहाँ पे एक्यूट एंगल बाइसेक्टर होगा, ठीक है। ध्यान से देख लीजिएगा अगर इन लाइंस के परपेंडिकुलर के बीच का एंगल एक्यूट है तो लाइंस के बीच का एंगल ऑब्ट्यूज होगा, और जो भी बाइसेक्टर आ रहा होगा वो क्या हो रहा होगा बाइसेक्टर क्या होगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर आएगा, ठीक है। तो यहां पे चेक करना आता है कि आपके लाइंस के बीच का एंगल जो है वो ऑब्ट्यूज एंगल है या एक्यूट एंगल है। और एक चीज और ध्यान से देखिएगा, अगर मान लीजिए ये केस है ऑब्ट्यूज एंगल का, तो ध्यान से देखिएगा ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर जो है ये ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है विच कंटेन विच इज इन द साइड ऑफ ओरिजिन। कहां है ओरिजिन के साइड में है, इस लाइन बाइसेक्टर की जो डायरेक्शन है वो कहां पर है जिस साइड में ओरिजिन है, ठीक है ना। तो यहां पे आपको यह भी ध्यान रखना है कि ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर अगर है तो विच कंटेन ओरिजिन, यह भी एक क्वेश्चन बनता है। ओरिजिन के साइड में है ये, और अगर ये केस अगर आ रहा है लेस देन 0 का, लेस देन 0 मतलब ऑब्ट्यूज एंगल है यहां पर, तो ये केस कैसा होगा एक्यूट एंगल हो गया। तो ओरिजिन किस साइड में लाई कर रही है, ओरिजिन एक्यूट एंगल के साइड में लाई कर रही है। इसका मतलब है ओरिजिन मतलब क्या करेंगे विच कंटेन ओरिजिन, विच कंटेन ओरिजिन इन एक्यूट एंगल बाइसेक्टर। इस चीज को ध्यान रखिएगा क्योंकि क्वेश्चंस इसी टाइप से बनते हैं, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर, ओरिजिन किस साइड में है, ठीक है। तो ये केस तो आपको इससे समझ में आ गया। अब एक काम करते हैं, ऑब्ट्यूज एंगल निकालना समझ में आ गया आपको, एक्यूट एंगल निकालना समझ में आ गया। तो अगर ये कॉन्सेप्ट आपको पता है तो सिंपल है कि ऑब्ट्यूज एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे और एक्यूट एंगल कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। चलिए, तो अब हमें बात जो करनी है वो बात करनी है कि ओरिजिन की पोजीशन चेक करेंगे विद रिस्पेक्ट टू लाइन, ठीक है। ओरिजिन किस साइड लाई करेगा यहां पे पता चल चुका है, लेकिन दूसरी कंडीशन से पता कर लेते हैं कि कंडीशन को कैसे आप और भी तरीके से देख सकते हैं। देखा जी, तो हमें क्या करना है, हमें ये चेक करना है कि जो एंगल बाइसेक्टर है उस साइड में ओरिजिन लाई करता है या नहीं करता है, या ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर के साइड में लाई करता है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर के साइड में लाई करता है। तो उसके बारे में हम लोग बात करेंगे, ठीक है। तो अगर मान लीजिए आपके पास दो लाइनें थी,
ठीक है ना, टू लाइन्स हमने कुछ इस टाइप से ड्रॉ कर दी, ठीक है, और इसका जो एंगल बाइसेक्टर कुछ इस टाइप से जा रहा है, ये एंगल बाइसेक्टर हो गया, ये लाइन L1 होगी और ये लाइन L2 होगी और ये लाइन बाइसेक्टर है, ठीक है। अब लाइन बाइसेक्टर की कंडीशंस तो आपको पता ही है। अब एक काम करते हैं, इस पे कोई पॉइंट एक एज्यूम कर लीजिए, मान लीजिए H, K है, क्या है, पॉइंट H, K है, और ध्यान रखिएगा यहां पर हमें क्या करना है बेटा, C1 एंड C2 को पॉजिटिव देना है, C1 C2 को क्या करना है, पॉजिटिव देना है। जैसे मान लीजिए कभी इक्वेशन आ जाए 4x - 3y - 2 = 0, पॉजिटिव कैसे करेंगे, -4x + 3y + 2 = 0, मतलब साइन हमेशा कैसा होना चाहिए, C का पॉजिटिव होना चाहिए, तभी ये वर्क करता है, क्योंकि हम लोग कॉन्सेप्ट में C को पॉजिटिव देके ही चलते हैं। देखिए कैसे देते हैं, ये लाइन क्या देगा, a1x + b1y + का c1 = 0, और दूसरी लाइन थी a2x + b2y + c2 = 0, और ये जो लाइन है इस लाइन पे एक पॉइंट H, K लाई कर रहा है, ठीक है। अच्छा एक चीज देखते हैं, इस लाइन के रिस्पेक्ट में ये जो पॉइंट है और इस लाइन के रिस्पेक्ट में जो ओरिजिन है वो सेम साइड है या नहीं, पॉइंट एंड ओरिजिन हैव सेम साइड विद रिस्पेक्ट टू द लाइन L1 है, L2 के रिस्पेक्ट में अगर देखा जाए तो भी क्या है, ये पॉइंट और ये ओरिजिन दोनों ही क्या है, सेम साइड है ना, मींस हियर पॉइंट H, K मान लिया है हमने, H, K एंड ओरिजिन आर सेम साइड ऑफ लाइंस L1 एंड L2। अगर सेम साइड है तो पोजीशन ऑफ पॉइंट का हम लोगों ने कॉन्सेप्ट पढ़ा हुआ है, ठीक है ना। पोजीशन ऑफ पॉइंट को कैसे निकालते थे बेटा, हम लोग क्या करते थे, इस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करते थे, इस पॉइंट को सब्स्टिट्यूट करते थे लाइन में, और साइन कैसा होता था, पॉजिटिव। तो ध्यान से देखिएगा, हमने लिखा a1h + b1k + c1 अपॉन, अगर h और k की जगह 0 आ जाएगा तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, c1 आएगा, ठीक है ना। इसका साइन कैसा होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। अगर इसी पॉइंट को हम L2 में पुट कर दें तो वैल्यू क्या आएगी, a2h + b2y + c2 अपॉन c2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब फायदा क्या होता है C1 C2 के पॉजिटिव लेने का, अब देखिए ध्यान से, ये C1 पॉजिटिव है, ये C2 पॉजिटिव है। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो इसका मतलब हो गया a1h + b1k + c1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, और a2h + b2y, सॉरी k है यहाँ पर, k + का c2 पॉजिटिव होना चाहिए, दोनों ही पॉजिटिव हो गए। अच्छा एक काम करते हैं, हमारी लाइन बाइसेक्टर की इक्वेशन क्या थी, और ये अगर मान लीजिए HK को लोकस फॉर्म कर ले, क्या कर ले, लोकस फॉर्म कर ले, तो लोकस में क्या आता था, a1x + का b1y + का c1 मस्ट बी पॉजिटिव, a2x + का b2y + c2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब बात करते हैं एंगल बाइसेक्टर की। एंगल बाइसेक्टर क्या था, a1x + का b1y + का c1 अपॉन √a1² + b1² ± a2x + b2y + c2 अपॉन √a2² + b2²। अगर आप इसका मैग्नीट्यूड लगाना चाहें तो मैग्नीट्यूड लगा दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब बात करते हैं कि अगर ये दोनों पॉजिटिव है, ये दोनों पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव हो गए। अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब क्या हो गया कि a1x + का b1y + c1 अपॉन √a1² + का b1² = a2x + का b2y + का c2 अपॉन √a2² + b2²। ये वैल्यू कैसे आएगी, पॉजिटिव आएगी। अब ये पॉजिटिव कब आएगी, समझते, हमने किसके रिस्पेक्ट में देखा था, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में देखा, मतलब ये क्या आ गया, ओरिजिन आ गया, ओरिजिन के रिस्पेक्ट में है लाइन, मतलब हो क्या रहा है कि अब ये जो पॉइंट है जो कि लाइन पे लाई कर रहा है, ये लाइन कौन सी है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है। यहां पे क्या दिख रही है, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर दिख रही है, मतलब लाइन जिस साइड में है उस साइड में क्या है, ओरिजिन है, उस साइड में क्या है, आपको ओरिजिन मिल रहा है। मतलब हमें क्या करना है कि यहां पर जो पॉजिटिव साइन आया, ये पॉजिटिव साइन क्या शो कर रहा है, ये पॉजिटिव साइन शो करेगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ठीक है।
क्या शो कर रहा है? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर विच कंटेन ओरिजिन, विच कंटेन ओरिजिन। कंटेन ओरिजिन, अब इसका मतलब ये नहीं है कि ओरिजिन को, ये विच कंटेन ओरिजिन का मतलब होता है कि इस पोर्शन में ओरिजिन आपका लाई कर रहा होता है, ठीक है, क्योंकि जो पॉइंट हमने लाइन पे लिया हुआ है वो ओरिजिन के रिस्पेक्ट में ही हमने उसे कंपेयर किया हुआ है। तो चीजों को ध्यान रखिएगा कि अगर पॉजिटिव साइन आ रहा है तो पॉजिटिव साइन का केस निकालेंगे आप, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर लेते हैं, पॉजिटिव साइन कैसे लेते हैं? एक्यूट एंगल बाइसेक्टर लेते हैं। अगर यहां पर नेगेटिव लेंगे तो क्या होगा बेटा? वो ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर होगा। क्या होगा? ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। बात समझ में आ रही है? चलिए, तो अब हम लोग क्या करेंगे, अब इसके ऊपर कुछ क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। चलिए तो बात करेंगे एग्जांपल की। चलिए तो एग्जांपल है यहाँ पे, फाइंड सेपरेटली द इक्वेशन ऑफ एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर बिटवीन द लाइंस। लाइंस क्या देखिए बेटा? 4x plus 3y minus 6 is equal to 0 and 5x plus 12y plus 9 is equal to 0. ये दो लाइनें दी गई हैं। Also find the angular region between the lines in which the origin lies. मतलब इस क्वेश्चन के अंदर हमने सारे कंडीशंस को कलेक्ट करने की कोशिश की है। पहला काम तो आपको एंगुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालनी है, वो भी सेपरेटली आपको निकालनी है, ठीक है ना। उसमें भी आपको देखना है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर देखना है, ठीक है। और देन ओरिजिन की कंडीशन को भी चेक करना है कि किस बाइसेक्टर के साइड में ओरिजिन लाई कर रहा है, ठीक है। ये सारी स्टेप्स हम लोगों ने उस कॉन्सेप्ट में पढ़ा है, तो उस कॉन्सेप्ट का यूज करते हैं और स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए पहला काम तो ये है कि एंगुलर बाइसेक्टर की इक्वेशन अगर आपको निकालनी है तो क्या करना होता है? एंगुलर बाइसेक्टर के लिए आपको बताया था मैंने, इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर 3x minus 5 minus 6 अपॉन अंडर रूट में क्या आएगा बेटा? a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस सेकंड इक्वेशन 5x प्लस 12y प्लस 9 डिवाइड बाई इन रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। ऐसा हो सकता है। और मैंने पहली चीज एक और भी बताई थी कि आपको C1 और C2 की कंडीशन को पॉजिटिव कर देना चाहिए, लेकिन वो केवल ओरिजिन को चेक करने के केस में होता है, तो जनरली आपको यहाँ करने की जरूरत नहीं, ठीक है। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे कितना है? 4x प्लस 3y माइनस का 6 डिवाइड आएगा 5 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5x प्लस 12y प्लस 9 डिवाइड बाई कितना आ गया बेटा? 13, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव, तो 13 को इधर ट्रांसफर किया 52x प्लस 39y माइनस का 78 इज इक्वल टू प्लस माइनस 5 किया है तो 25x प्लस 60y प्लस 45, ठीक है। इस टाइप से ले लिया हमने, 5 मल्टीप्लाई किया है। अगर एक बार क्या कहते हैं, पॉजिटिव ले लिया जाए, पॉजिटिव लेते हैं तो इक्वेशन क्या आ जाएगी? 52 माइनस 25 अगर आप करते हैं तो वैल्यू क्या लेना चाहिए? 27x प्लस 39 माइनस 60 होगा, तो मतलब कितना होना चाहिए बेटा? माइनस का 21, तो माइनस 21y माइनस 78 एंड माइनस 45, क्योंकि प्लस का साइन लिया हुआ है तो माइनस 45, तो माइनस 78 माइनस 45 अगर देखेंगे तो 3 आ जाएगा, सॉरी हाँ 3 आएगा और यहाँ पे 12, ठीक है ना। तो माइनस का 123 इज इक्वल आ जाएगा 0 आ जाना चाहिए, ठीक है। और अगर हमने नेगेटिव साइन लिया तो नेगेटिव के केस में क्या आएगा बेटा? 52 और ये माइनस का प्लस में हो जाएगा तो 7 और 7 77x आएगा, 39 और ये प्लस का 99y हो जाएगा और माइनस 78 और ये प्लस का 45 होगा। ध्यान से देखिएगा, माइनस 78 और प्लस 45, माइनस 78 और प्लस 45 देखें तो कितना आएगा बेटा? 3 हो गया और यहाँ पे कितना आया? 3 आया, 33 आ जाएगा, मतलब हो जाएगा माइनस का 33 इज इक्वल टू 0। ये दो लाइनें आ गई, दोनों सेपरेट इक्वेशंस आ गई। अब ये सेपरेट इक्वेशंस आ गई तो थोड़ा सा अब बात करनी है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की और ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर की। तो वो केस हमने बताया था, आपको केस क्या करना होगा?
दोनों का स्लोप निकालना होता है। ये मान लीजिए अभी देखिए कॉन्सेप्ट से मिलते हैं तो K1 मानते हैं, इसे K2 लेते हैं, K1 और K2 लेते हैं। अब ये दोनों लाइनों में से किसी एक का स्लोप ले लीजिए। मान लीजिए मैंने इसका स्लोप लिया, इसका स्लोप m1 की वैल्यू जो हो गई वो m1 की वैल्यू क्या होगी बेटा, -4/3 आ जाएगी। इसका स्लोप क्या आ गया, ठीक है। एंड स्लोप ऑफ K1 देख लेते हैं, स्लोप ऑफ K1 देख लीजिए। तो स्लोप ऑफ K1 देखते हैं बेटा, K1 का स्लोप क्या आएगा, देखा जाए क्या आना चाहिए, 27 1 को इधर भेजा तो 27/21, मतलब 27/21, तो इसकी वैल्यू होगी 3 से कट गया तो 9/7, 9/7 आ जाएगा अगर 3 से कैंसिल किया तो क्या हो गया स्लोप, ठीक है। अब बात क्या करनी होती है tan थीटा की, तो tan थीटा निकाल देते हैं। tan थीटा इज इक्वल टू m1 -4/3 -9/7 डिवाइड बाई 1 प्लस 9/7 इंटू -4/3, ठीक है। देखते हैं कितना आता है, 28 और प्लस आएगा 27 डिवाइड बाई 21 हो गया, ठीक है। और यहाँ पे आना चाहिए 21 और 21 माइनस का 36, 21 माइनस 36 माइनस का 15 डिवाइड बाई 21, ये कैंसिल हो गया और ये वैल्यू आ गई 55 डिवाइड बाई 15, ठीक है। और ये जो tan थीटा आ गया विच इज ग्रेटर 1 आ गया। मतलब ये है कि जो K1 लाइन है वो K1 लाइन क्या रिप्रेजेंट कर रही होगी, ये K1 लाइन रिप्रेजेंट कर रही होगी ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर। और ये अगर ये ऑब्ट्यूज एंगल तो ऑब्वियस सी बात है K1 क्या होगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर, ठीक है। तो tan थीटा के थ्रू हमने क्या निकाल दिया, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर और एक्यूट एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन। इससे ये कंफर्म हो गया कि जो लाइन K1 है वो कैसी है, ऑब्ट्यूज एंगल बाइसेक्टर है और ये एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है। यहां तक की बात होगी। अब बात आती है कि ओरिजिन की साइड में कैसे इक्वेशन लाई कराएंगे, ठीक है। तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं हम लोग। ओरिजिन के लिए हमने बताया था कि आपको क्या करना था, C1 और C2 के कोफिशिएंट्स को पॉजिटिव करना होता है। ध्यान रखिएगा, C1 C2 के कोफिशिएंट्स को पॉजिटिव करना होता है और इसे हम इरेज कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि आपको ये आइडिया समझ में आ गया है, ठीक है। हमें क्या करना होता है, C1 C2 के कोफिशिएंट को पॉजिटिव। इंप्लाइज दैट जो इक्वेशन हमारा फर्स्ट है इसका मतलब है -4x -3y + 6 = 0 एंड सेकंड वन 5x + 12y + 9 = 0। और इस केस में आप एंगल बाइसेक्टर की इक्वेशन निकालेंगे, -4x -3y + 6/5 = ±5x + 12y + 9/30। ये आपके पास इक्वेशन आएगी, ठीक है। अब हम इसे पॉजिटिव कंसीडर करें या नेगेटिव कंसीडर करें, वो चीज डिपेंड करती है। वो चीज क्या डिपेंड करती है बेटा, कि ओरिजिन साइड से हम पॉइंट को लाई कराते थे। तो ऐसे कंडीशन में जब हम दोनों की C1 C2 की कंडीशन को पॉजिटिव ले रहे हैं, C1 C2 क्या है, पॉजिटिव है, तो उस कंडीशन में हमने बात की थी कि पॉजिटिव साइन जो होगा वो पॉजिटिव साइन क्या रिप्रेजेंट करेगा, वो करेगा एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड कंटेन ओरिजिन। क्योंकि हमने कंपेयर जो किया था वो ओरिजिन के साइड से ही कंपेयर किया था। तो पॉजिटिव साइन जो आया था वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा था बेटा, एक्यूट एंगल बाइसेक्टर एंड कंटेन ओरिजिन, ओरिजिन को कंटेन करता है, ठीक है। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो ध्यान से देखिएगा, पॉजिटिव के बारे में बात हो रही है, यहाँ पे आ गया -4x -3y + 6 डिवाइड बाई 5 और ये 5x + 12y + 9 डिवाइड बाई 13। और ये पॉजिटिव वाले सिंबल में अगर देखें तो यहाँ माइनस वाला जो केस था, सिंपल सी बात नहीं होगा, समझ में तो आएगा होगा आपको, माइनस का साइन है, माइनस को बाहर किया, यहाँ माइनस आ गया, यहाँ अगर माइनस आ गया तो यहाँ पे माइनस वाला जो केस सॉल्व किया था, माइनस का केस वो यही तो है और यही तो केस है एक्यूट एंगल बाइसेक्टर का। तो जहां पर भी एक्यूट एंगल बाइसेक्टर हो रहा था तो यही जो पोजीशन है ये क्या शो कर रही होगी, ये लाइन क्या शो कर रही होगी, ये लाइन शो कर रही होगी कि वो जिस रीजन में है उसी रीजन में ओरिजिन भी लाई करेगा। समझ में बात आ रही है, जिस साइड में एक्यूट एंगल बाइसेक्टर है
उसी साइड में ओरिजिन भी लाई करेगी। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए दोनों लाइनें ऐसी हैं और केवल यहां से पास हो रहा है, केवल सॉरी यहां पे K2 है, K2 यहां से पास हो रहा है, तो इसी साइड में कहीं ना कहीं ओरिजिन होगा। इससे ये प्रूफ हो जाता है, मतलब इससे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाना चाहिए आपका कि समझिए कि यहाँ पे अगर मान लीजिए अब इस इक्वेशन को थोड़ा सिंप्लीफाई भी कर सकते थे। यहाँ पे क्या आ गया था 11x आ गया, सॉरी 7x प्लस 9y माइनस 3 इज इक्वल टू 0। तो ये सिंप्लीफाइड इक्वेशन आएगी और ये क्या शो कर रही है बेटा, इक्विलेटरल बाइसेक्टर एंड व्हिच कंटेन द रीजन वेयर ओरिजिन लाई। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में हम लोगों ने क्या किया है कि क्वेश्चन में ओरिजिन से कंपेयर किया गया, ओरिजिन से कंपेयर किया। लेकिन कई बार क्वेश्चन ऐसा हो जाता है कि आपको वो रीजन फाइंड आउट करना होता है जिधर कोई पॉइंट सब होता है। जैसे यहाँ पे ओरिजिन है, वहां पे कोई अदर पॉइंट हो सकता है, तो उसके लिए भी हम लोग कॉन्सेप्ट का यूज कर सकते हैं। क्योंकि जो हमने कॉन्सेप्ट यूज किया था ओरिजिन लाई करने का, सेम मैनर उसी टाइप से आप उस पॉइंट को भी लाई करा सकते हैं जिधर बाइसेक्टर लाई कर रहा हो। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के लिए, और यहाँ पे कॉन्सेप्ट ओरिजिन नहीं है, यहाँ पे मतलब पॉइंट है ओरिजिन नहीं है, यहाँ पे कोई एक्स्ट्रा पॉइंट हो सकता है, कोई भी XYZ पॉइंट हो सकता है। इस चीज को समझिएगा कि हमें एंगल बाइसेक्टर निकालनी है, लेकिन यहाँ पे ओरिजिन के रिस्पेक्ट नहीं निकालना है, कोई भी XYZ पॉइंट दिया गया है। ठीक है, अब इस चीज को समझते हैं और कॉन्सेप्ट अभी भी वही होगा। जैसे मान लीजिए दो लाइनें दी गई हैं, लाइन्स आपको पता है L1 का मतलब A1x प्लस का B1y प्लस का C1 इज इक्वल टू 0, और L2 लाइन का मतलब हो गया A2x प्लस B2y प्लस C2 इज इक्वल टू 0। ये लाइन्स, ठीक है, आपका तरीका वही होना चाहिए। C1 और C2 कैसे होना चाहिए, पॉजिटिव कर लीजिएगा बेटा, C1 C2 ऑलवेज भी पॉजिटिव कीजिएगा। ठीक है, अब बात ये कर रहे हैं कि मान लीजिए मुझे एंगल बाइसेक्टर ये निकालना है, ये बाइसेक्टर चाहिए मुझे, ये क्वेश्चन मार्क है। ठीक है, और इस बाइसेक्टर को निकालना है, और जबकि पॉइंट जो दिया गया एक P दिया गया है, दैट इज हम P एंड Q दे देते हैं बेटा, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं A, और पॉइंट क्या है PQ दिया गया है, और ये एंगल बाइसेक्टर चाहिए जिस रीजन में ये A पॉइंट लाई करता है। ठीक है, मतलब इससे कंपेयर करना है। तो सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मान लीजिए ये जो लाइन है जिसका लोकस मुझे फाइंड आउट करना है, उसे AX, Y ले लिया। इस पॉइंट से अगर हम इन लाइंस की पोजीशन इस लाइन के रिस्पेक्ट में, इस लाइन के रिस्पेक्ट में इन दोनों ही पॉइंट की पोजीशन देखें तो सेम साइड है, जैसे हम लोगों ने ओरिजिन के केस में किया था। सेम साइड है, अगर सेम साइड है तो ऑब्वियस सी बात है साइन कैसा होता है, पॉजिटिव होता है। तो इस लाइन के ध्यान से देखिएगा, इस लाइन की इक्वेशन क्या बेटा, A1x प्लस B1y प्लस C1 डिवाइड बाई, अगर इसी लाइन की इक्वेशन में हमने XY की जगह क्या पुट किया, P एंड Q प्लस C1, ये वैल्यू कैसी पॉजिटिव होनी चाहिए। ठीक है भाई, सेम साइड है। और सिमिलर मैनर अगर हम इस लाइन के रिस्पेक्ट में इन दोनों ही पॉइंट की पोजीशन देखें तो भी कैसी होनी चाहिए, सेम साइड होनी चाहिए, क्योंकि इस लाइन के भी सेम साइड, तो भी साइन कैसा होगा, पॉजिटिव आएगा। तो दूसरा केस क्या बन सकता है, A2x प्लस B2y प्लस C2 अपॉन A2p प्लस B2q प्लस C2 ग्रेटर 0। ये दो केस बन सकते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि कंडीशन हम लेंगे कौन सी। हमारे पास तो बाइसेक्टर की इक्वेशन ये है ना बेटा, A1x प्लस का B1y प्लस का C1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस B1 स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस A2x प्लस B2y प्लस C2 डिवाइड बाय अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ये हमारे पास बाइसेक्टर की इक्वेशन है। अब हमें ये देखना है कि हमें उस लाइन को कंसीडर करना है जिस साइड में ये पॉइंट लाई कर रहा हो। तो एक काम करते हैं, केस देख लेते हैं। अगर मान लीजिए ये दोनों पॉजिटिव हो जाए, ध्यान से देखिएगा बेटा, A1p प्लस का B1q प्लस का C1 ये पॉजिटिव हो जाए, ये क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। और जो सेकेंड वाला है A2p प्लस B2q प्लस का C2 ये भी पॉजिटिव है, हैविंग सेम साइन। ध्यान रखिएगा, हैविंग सेम साइन। अगर सेम साइन है तो इसका मतलब है A1p प्लस का B1q प्लस का C1 अपॉन
अगर देखें तो A2P प्लस का B2Q प्लस का C2 ये कैसा होगा? पॉजिटिव होगा। अगर ये पॉजिटिव है, ध्यान से देखिएगा, अगर ये दोनों पॉजिटिव हैं, अगर ये पॉजिटिव है तो इसका मतलब ये हो गया ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव हो गया। अगर ये दोनों पॉजिटिव है तो इसका रिजल्ट कैसा होगा बेटा? पॉजिटिव का रिजल्ट होगा। इंप्लाई रिजल्ट क्या आएगा? A1x प्लस B1y प्लस का C1 मस्ट बी ग्रेटर देन 0 और A2x प्लस B2y प्लस C2 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। और जैसे ही दोनों पॉजिटिव आते हैं आपके पास, आपको पता है कि हम यहाँ पे प्लस माइनस क्यों लगाते हैं? क्योंकि यहाँ पे क्या होता है? मैग्नीट्यूड होता है। और जब मैग्नीट्यूड में जो ये वैल्यूज पॉजिटिव आ रही हैं, दोनों क्या है? पॉजिटिव आ रही हैं, तो पॉजिटिव केस में क्या होगा? एंगल बाइसेक्टर पॉजिटिव का क्या आएगा? A1x प्लस B1y प्लस का C1 अपॉन अंडर रूट A1 स्क्वायर प्लस का B1 स्क्वायर इज इक्वल टू A2x प्लस B2y प्लस C2 डिवाइड बाय अंडर रूट A2 स्क्वायर प्लस B2 स्क्वायर। ये पॉजिटिव वाला जो साइन होगा उस साइड में ये पॉइंट लाई करेगा। ध्यान रखिएगा, डिनोमिनेटर का हम लोग क्या लिए हैं? पॉजिटिव साइन लिया हुआ है। ठीक है, साइन कैसा बेटा? पॉजिटिव का लिया हुआ है। या आप बोल सकते हैं क्या होना चाहिए? सेम साइन। समझिएगा, सेम साइन का मतलब क्या है? यहाँ निगेटिव होता है, यहाँ निगेटिव होता है, दोनों ही निगेटिव होते तो दोनों का साइन कैसा हो रहा होता है? पॉजिटिव का आता है, क्योंकि डिवाइड करने पे साइन कैसा हो जाता है? पॉजिटिव आ जाता है। अब यहाँ पे देखिएगा, ये निगेटिव होता, ये निगेटिव होता, साइन कैसा चाहिए था? पॉजिटिव का। तो यहाँ पे भी निगेटिव, ये भी निगेटिव, तो इस केस में क्या होता है? ये निगेटिव होता। अगर ये निगेटिव होता तो ये भी निगेटिव, तो हमें क्या करना था? निगेटिव से निगेटिव कैंसिल अप, तो उस केस में क्या आता? पॉजिटिव का साइन ही आता। ठीक है, तो ये केस किसका हो जाता? एंगल बाइसेक्टर का हो जाता। अब एक केस और, निगेटिव कब देंगे? बात बन जाती है ना कि निगेटिव कब आएगा। तो ध्यान रखिएगा, व्हेन A1P प्लस का B1Q प्लस का C1 अपॉन A2P प्लस B2Q प्लस C2 when less than 0 having opposite sign then you have to consider negative sign as a angle bisector। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो इस केस में हमने ओरिजिन को कंसीडर नहीं किया है, लेकिन तरीका उसी टाइप का ही है कि ओरिजिन अगर हम लोगों ने लिया था तो उस केस में भी हमने क्या किया था? पॉजिटिव साइड को ही कंसीडर किया था, क्योंकि ओरिजिन के रिस्पेक्ट में काम किया था, क्योंकि उस केस में भी डिनोमिनेटर C1 और C2 दोनों पॉजिटिव थे। अगर पॉजिटिव थे तो ये केस पॉजिटिव आया था, और उस केस में भी हमने क्या किया था? पॉजिटिव कंसीडर किया था फॉर एंगल बाइसेक्टर ओरिजिन को जहां पे कंसीडर किया जा रहा था। यहां पे हमने क्या किया है? एक पॉइंट को कंसीडर करके काम किया है। पॉइंट अगर हैविंग सेम साइन, पॉइंट्स के साथ अगर साइन सेम होगा तो पॉजिटिव कंसीडर करेंगे, साइन अपोजिट होगा तो नेगेटिव वाला आप कंसीडर करेंगे। ध्यान रखिएगा, ध्यान रखेंगे। अगर ध्यान से देखें, अगर हमारे पास जो F1 है, F1 इसे मान लेते हैं बेटा L1, या इसे आपने मान लिया F1xy दिया गया है, और इसे हमने मान लिया F2xy दिया गया है, तो हम क्या करेंगे? F1xy, इसका मतलब है या PQ मान लीजिए, PQ, क्योंकि पॉइंट यहाँ पे क्या दिया हुआ है? PQ। अगर F1PQ and F2PQ have same sign then consider positive। क्या कंसीडर करेंगे? पॉजिटिव। and have opposite sign then नेगेटिव कंसीडर करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है बेटा, समझ में बात आ रही है? क्योंकि काफी चीजें इसमें बहुत बाउंस मार जाती हैं, समझ में कम आता है, तो ध्यान से देख लीजिएगा। एक एक स्टेप मैंने आपको समझाने की कोशिश की है कि आपको कहीं पर भी दिक्कत ना हो। अगर इन केस कोई प्रॉब्लम आती है आपको समझने में, मैंने पूरी कोशिश की आपको एक्सप्लेन करने की। अगर इन केस कहीं पे प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं कि किसी भी स्टेप में कहीं प्रॉब्लम है, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में
डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है, चलिए तो कॉन्सेप्ट के बारे में देख लेते बेटा कि कैसे आप लोगों ने उस फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, हमारे पास यहाँ पे क्या बेटा, फाइंड द बाइसेक्टर ऑफ एंगुलर रीजन बिटवीन द लाइंस x plus 2y minus 11 x plus 2y minus 11 is equal to 0 and 3x minus 6y plus 5 is equal to 0। तो सबसे पहला काम ये होता है एंगुलर बाइसेक्टर के केस में, जो कांस्टेंट होता है उसे पॉजिटिव करते हैं। तो इक्वेशन हो गई माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 11 इज इक्वल टू 0। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो अब आपके पास देखिएगा ध्यान से, f1xy की जो वैल्यू है, f1xy की जो वैल्यू है वो है माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 11। ठीक है ना, और f2xy की जो वैल्यू है वो वैल्यू क्या है, 3x माइनस 6y प्लस 5। ठीक है, ये फंक्शन के बारे में हमने बात कर ली। पहला काम क्या करते थे बेटा, पॉइंट को चेक करेंगे कि उनके साइन कैसे हैं। तो पहला काम f1 पॉइंट क्या बेटा, 1 माइनस 3 पुट कीजिए बेटा, माइनस 1 प्लस 6 प्लस 11, ऑब्वियस सी बात है साइन कैसा आएगा, पॉजिटिव आएगा। f2 1 माइनस 3 किया, यहाँ पे कितना आएगा बेटा 3, और यहाँ से माइनस प्लस 18 और प्लस का 5, ऑब्वियस सी बात है पॉजिटिव आएगा। दोनों ही केस पॉजिटिव के हो गए बेटा। और जैसे ही आपको पॉजिटिव दिखा, क्या करना चाहिए, जो एंगुलर बाइसेक्टर है, जो एंगुलर बाइसेक्टर के दो साइन होते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव। अच्छा बताइए मुझे एंगुलर बाइसेक्टर क्या आएगा, यहाँ से माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 11 अपॉन क्या लिखेंगे, अंडर रूट ऑफ माइनस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू प्लस माइनस 3x माइनस 6y प्लस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ 3 स्क्वायर प्लस माइनस ऑफ 6 का स्क्वायर। यही था एंगुलर बाइसेक्टर, पॉजिटिव नेगेटिव बाद में देखेंगे। जैसे आपके पास एंगुलर बाइसेक्टर आता है और साइन कैसा बना, सेम साइन है, और सेम साइन है तो मतलब पॉजिटिव वाला आएगा, मतलब माइनस एक्स माइनस 2y प्लस 11 अपॉन इन रूट ऑफ 5 इज इक्वल टू, पॉजिटिव केस में 3x माइनस 6y प्लस 5 अपॉन अंडर रूट ऑफ कितना चाहिए, 9 प्लस 36, और 9 प्लस 36 की हो गई 45। ठीक है, अब 45 का मतलब हो गया बेटा कितना, 3 रूट 5 हो सकता है, तो 3 रूट 5 का मतलब यहाँ पे 3 बाहर निकाल लेंगे। क्या निकाल लेंगे, 3 बाहर। ध्यान से देखिएगा, ये कैंसिल होगा और बचेगा क्या, 3 बचेगा। ट्रांसफर कीजिए, माइनस 3x माइनस का 6y और प्लस 33 इज इक्वल टू आएगा 3x माइनस 6y प्लस 5। ठीक है, एक साइड ट्रांसफर करते हैं तो 6x आ गया, इसे भेजा, ये कैंसिल हो गया, और 33 को अगर हमने उधर भेजा है तो माइनस का कितना होगा बेटा, माइनस का 5 कैंसिल किया, माइनस का 33, और ये वैल्यू होगी 28 इज इक्वल टू 0, और अगर 2 से हटाएंगे यहाँ पे, या अगर 3x माइनस 14 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ एंगुलर बाइसेक्टर, which side, which region contain this point। बात समझ में आ रही है? बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, केवल कॉन्सेप्ट जो है इन सबके लेंदी है थोड़े से, लेकिन क्वेश्चंस बहुत आसान हो जाते हैं। अगर आपको एक बार समझ में आ गई चीजें तो आप कभी भूलते नहीं हो। ठीक है, तो कॉन्सेप्ट पे थोड़ा सा आप काम कर लीजिएगा। अगर एक बार वो चीज समझ में आ गई तो इस टाइप के क्वेश्चंस बहुत इजीली हैंडल हो जाते हैं। ओके, बात करते हैं नेक्स्ट आर्टिकल की। अब क्या है कि छोटे छोटे से आर्टिकल्स बचे हुए उनको देख लेते थोड़ा सा। तो फर्स्ट केस बन जाता है कॉन्करेंट लाइंस, या इसे बोल सकते हैं कॉन्करेंसी ऑफ लाइंस। सिंपल सा केस होता है, अगर मान लीजिए 2 लाइनें दी गई हैं, एक L1 दिया गया और एक L2 दिया गया है, ठीक ना, और यहाँ पे कम से कम 3 लाइन्स होनी चाहिए। थर्ड लाइन कॉन्करेंसी का मतलब ये होता है कि अगर 2 लाइनें एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट करती हैं, 2 लाइनें एक दूसरे को कहीं पर इंटरसेक्ट करती हैं, तो थर्ड लाइन भी उसी इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होनी चाहिए। ठीक है, तो कॉन्करेंसी के लिए सीधी सी बात ये होती है कि अगर मान लीजिए 3 लाइन्स आपको दी गई हैं और आपसे पूछा गया है कि लाइन्स आर कॉन्करेंट, तो सीधा सा काम है कि आप L1 और L2 को सॉल्व करके आप यहाँ से x y निकालिए, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, समझिएगा, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। और इसके बारे में हमने बात कर रखी है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाला और देन इसको सब्स्टिट्यूट किया L3 में।
if satisfied then lines are concurrent. एक तो ये तरीका है, लेकिन दूसरा तरीका ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है बेटा, आप इसको ज्यादा यूज करते हो। मान लीजिए 3 लाइन्स है, a1x प्लस का b1y प्लस c1 इज इक्वल टू 0, a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल टू 0, a3x प्लस b3y प्लस c3 इज इक्वल टू 0। तो क्या करते हैं हम, इसके डिटरमिनेंट को 0 कर देते हैं बेटा। इसके डिटरमिनेंट को क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए फॉर कॉनकरेंसी। ठीक है ना, तो बहुत सिंपल सा आर्टिकल है। ठीक है, तो ये कॉनकरेंट का केस हो जाता है। नेक्स्ट केस के बारे में बात कर लेते हैं बेटा। हम बात करते हैं फैमिली ऑफ लाइंस की। फैमिली ऑफ लाइंस, अब ये फैमिली ऑफ लाइंस का मतलब भी कॉनकरेंट से ही आ जाता है। और फिर फैमिली ऑफ लाइन का मतलब ये होता है कि दो लाइनें एक दूसरे को किसी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। मान लीजिए L1 लाइन है और एक लाइन L2 है, एक दूसरे को कहीं पे इंटरसेक्ट करें, और यहां से इसके पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन से पास होने वाली जितनी भी लाइंस होती हैं, जितनी भी लाइंस बनेंगी, इनफाइनाइट लाइंस बनेंगी बेटा यहाँ पे। ठीक है, इन पॉइंट से पास होने वाली लाइंस को हम क्या बोलते हैं, दीज आर डिफाइंड एज अ फैमिली ऑफ लाइंस। ठीक है, और इसको लिखने का तरीका ये है कि आपके पास L1 लाइन है प्लस का लैम्डा L2 इज इक्वल टू 0। दिस इज डिफाइंड एज अ, दिस इक्वेशन डिफाइंड एज अ फैमिली ऑफ लाइंस। अब यहां पे देखिएगा लैम्डा अननोन है, इसको फाइंड आउट करने के लिए आपको कंडीशन गिवन होती है। ठीक है, तो जब क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे तो सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी, लेकिन अभी के लिए आपको याद रखना है इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। बात समझ में आ रही है? इक्वेशन ऑफ लाइन विच पासिंग, इक्वेशन ऑफ लाइंस विच पासिंग थ्रू द इंटरसेक्शन ऑफ टू लाइंस। ये लाइन एक ये हो गई और एक लाइन हमने ये ले ली थी। इन दो लाइनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से पास होने वाली जितनी भी लाइनें होती हैं इनको हम लिखते क्या है, L1 प्लस लैम्डा L2। तो चलिए इन दो के ऊपर हम लोग कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं। चलिए क्वेश्चन कर लेते हैं। तो क्वेश्चन है यहाँ पे, सो दैट द स्ट्रेट लाइंस दिस एंड दिस आर कॉन्करेंट। तो कॉन्करेंट केस है तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। ठीक है ना, एक बेसिक सा क्वेश्चन दे दिया हमने, तो इसको हम लोग क्या कर लेते हैं, डिटरमिनेंट ले लेते हैं। x का कोएफिशिएंट 2 है, फिर -3 एंड 5, x का कोएफिशिएंट 3 4 एंड -7 एंड लास्ट है 9 -5 एंड 8। ये डिटरमिनेंट आ गया। अब आप इसे एक्सपेंड कर लीजिए बेटा। तो 2 के रिस्पेक्ट में देखिए ध्यान से, 2 के रिस्पेक्ट में क्या आएगा, 8 4 जा 32 -7 5 जा 35 माइनस, और ये आएगा माइनस का 3। ठीक ना, ये -3 और -3 के रिस्पेक्ट में गायब हो जाएगा। 3 8 जा 24 माइनस 63 प्लस 5 के रिस्पेक्ट में देखते हैं, -15 आएगा, -15 माइनस 36। ठीक है, चलिए 2 टाइम्स 32 माइनस दिस, माइनस का 3 प्लस 3 आ गया, और यहाँ अगर देखा जाए यहाँ गया 87 और ये आएगा माइनस प्लस का 5 और यहाँ आएगा माइनस का 51 आ जाएगा। ठीक है, जो क्या -6 प्लस, अगर हम देखें यहाँ पे तो यहाँ पे आएगा 261 आएगा, और ये आएगा माइनस का 255। अब 255 और 6 261 कैंसिल हो गया, 0 मीन्स क्या हो गया, लाइन्स आर कॉन्करेंट। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन होता है, डिटरमिनेंट को केवल सॉल्व करना है। नेक्स्ट देख लेते हैं। तो नेक्स्ट है हमारे पास यहाँ लाइंस जो दी गई हैं, दिस एंड दिस आर कॉन्करेंट। तो कॉन्करेंसी का तो केस एक ही है हमारे पास, डिटरमिनेंट x का कोएफिशिएंट a y 1, b के लिए c के लिए 1,
फिर 1b1, फिर 1c, और ये वैल्यू क्या होनी चाहिए? 0 होनी चाहिए। ठीक है, अब हम लोग करते क्या है, ध्यान से देखिएगा। रिजल्ट हमारे पास 1 माइनस ए, 1 माइनस बी, 1 माइनस सी आता है, तो हम उस फॉर्मेट में लाने की कोशिश करते हैं। तो पहले कि इसे डायरेक्ट अगर आप एक्सपेंड करेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाती है, तो हम लोग क्या करेंगे, इस फॉर्मेट में पहले लेके आएंगे। ध्यान से देखिएगा, हम क्या करने जा रहे हैं, C1 को चेंज करेंगे C1 माइनस C2, एंड C2 को चेंज करते हैं C2 माइनस C3। ठीक है, अगर हमने इसे चेंज किया तो क्या आ गया, a माइनस 1, 1 माइनस बी एंड 0, यहाँ C से माइनस का 0, b माइनस 1, और यहाँ माइनस क्या 1 माइनस सी, ये 1 1 सी आ गया। अब आप इसे एक्सपेंड कर दीजिएगा, अब ये आसान हो जाता है। ठीक है, अगर आप एक्सपेंड करते हैं तो a माइनस 1 के साथ क्या आएगा, a माइनस 1 के साथ आएगा दिस c इंटू बी माइनस 1 माइनस 1 इंटू 1 माइनस सी, ये हो गया, माइनस 0 हो गया, प्लस अब 1 के रिस्पेक्ट में अगर देखते हैं तो 1 के रिस्पेक्ट में क्या आएगा बेटा, दिस इंटू दिस 1 माइनस बी इंटू 1 माइनस सी, और यहाँ पर 0, और इक्वल टू क्या आना चाहिए, 0 आना चाहिए। ठीक है, मल्टीप्लाई कीजिए, देखिए ध्यान से, a माइनस 1, b माइनस 1 माइनस, ये हो गया a माइनस 1, और ये आ गया 1 माइनस सी, और यहाँ पे आएगा प्लस 1 माइनस बी 1 माइनस सी इज इक्वल टू 0। अब जो टाइप है, जो फॉर्मेट है, उसी टाइप से लिख लीजिए, 1 माइनस ए 1 माइनस बी 1 माइनस सी। कैसे लिखें, c के साथ आया 1 माइनस ए 1 माइनस बी, यहाँ माइनस कॉमन, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ देखते हैं, ये प्लस हो जाना चाहिए, ये आएगा 1 माइनस ए और ये 1 माइनस सी, और ये प्लस 1 माइनस बी और 1 माइनस सी इज इक्वल टू 0। ओके, अब क्या कर सकते हैं, इन पूरे पार्ट से डिवाइड कर दीजिए, डिवाइड बाई 1 माइनस ए 1 माइनस बी एंड 1 माइनस सी, डिवाइड कीजिए। यहाँ क्या आना चाहिए, c अपॉन 1 माइनस सी, प्लस यहाँ आएगा 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस ए इज इक्वल टू 0। ठीक है, यहाँ तक की बात होगी। अब देखिएगा, c के केस से ऊपर 1 है, एक काम करते हैं, प्लस 1 कर दीजिए, यहाँ पे भी प्लस 1 कर दिया। जैसे आपने प्लस 1 किया, क्या चाहिए, 1 माइनस सी ऊपर जाएगा और c से c कैंसिल, 1 अपॉन 1 माइनस सी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस बी प्लस 1 अपॉन 1 माइनस ए इज इक्वल टू 1। सो दिस इज द सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, प्रूफ हो गया, बात समझ में आ गई। तो ये केस किसके हो बेटा, कॉन्करेंसी के हो गए। 3 लाइंस विच पासिंग थ्रू द सिंगल पॉइंट, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इनका कॉमन होता है, उसे क्या बोलेंगे आप, कॉन्करेंसी ऑफ लाइंस। तो ये केस हो गया आपके पास। अब बचता है फैमिली ऑफ लाइन का क्वेश्चन, उसे देखते हैं। ठीक है, अगर नेक्स्ट एग्जांपल के बारे में, और ये डिपेंड कर रहा है फैमिली ऑफ लाइंस के। क्वेश्चन को रीड कर लेते पहले। फाइंड इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन which passes through the intersection of the lines this and this। जब भी क्वेश्चन आप रीड करते हैं तो आपको समझ में आना चाहिए कि वो क्वेश्चन है कहाँ का। अब ऑब्वियस सी बात है कि जब ये लाइंस दी गई हैं 2x minus 3y plus 7 is equal to 0 एंड लाइन है 3x minus 4y plus 5 is equal to 0, और जो भी लाइन है इन दोनों के इंटरसेक्शन से पास हो रहा है, तो इंटरसेक्शन से पास होने के लिए इंटरसेक्शन हो रहा है, और जो लाइन पास हो रही क्या हो रही है, इनके इंटरसेक्शन पॉइंट से हो रही है। तो बात हुई थी अभी L1 प्लस लैम्डा L2 इक्वल टू क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसका मतलब ये है कि इक्वेशन हमारी होगी 2x minus 3y plus 7 प्लस लैम्डा 3x minus 4y plus 5 is equal to 0। ये इक्वेशन ऑफ लाइन हो जाएगी। अब आपको क्या करना है, एक काम करते हैं, इसे स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं बेटा। तो x के साथ जो कोएफिशिएंट आपको दिखेगा वो 2 प्लस 3 लैम्डा दिखेगा इंटू x, प्लस y के साथ दिखेगा माइनस 3 माइनस 4 लैम्डा इंटू y हो जाना चाहिए, और प्लस कांस्टेंट दिखेगा 7 प्लस 5 लैम्डा इज इक्वल टू 0। दिस इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन, जहां पे आपको लैम्डा की वैल्यू निकालनी है। अब जब भी लैम्डा की वैल्यू निकालनी होती है तो उसकी कंडीशन दी जाती है बेटा। जैसे यहाँ परपेंडिकुलर टू द लाइन y plus 7 इज इक्वल टू 0, और y plus 7 इज इक्वल टू 0 है, तो इसका जो स्लोप है वो स्लोप m की वैल्यू क्या बेटा, इज परपेंडिकुलर
2y प्लस 7 इज इक्वल टू 0। तो इसका स्लोप देखा जाए तो स्लोप कितना होगा, m इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। इसका स्लोप 0 हो गया, m1 मान लेते हैं। और सेम मैंने अगर हम इसका स्लोप मान लेते हैं, इसका स्लोप अगर हम एज्यूम कर लें तो देखिए ध्यान से कि इसका स्लोप क्या आना चाहिए बेटा, स्लोप ऑफ दिस लाइन y का कोफिशिएंट डिवाइड में आता है, मतलब होगा माइनस का 2 प्लस 3 लैम्डा डिवाइड बाई माइनस 3 माइनस 4 लैम्डा, ये होगा इसका स्लोप, इस लाइन का स्लोप। ठीक है, ये जो लाइन है, ये लाइन कैसी बेटा, y इज इक्वल टू माइनस 7 है, y इज इक्वल टू माइनस 7। अब इसके परपेंडिकुलर है, इसका मतलब क्या हो गया, लाइन्स कैसी होगी, पैरेलल टू y एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस होगी। और y एक्सिस के पैरेलल कंडीशन में y का जो कोएफिशिएंट होता है वो 0 होता है। y का कोएफिशिएंट क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इंप्लाइज दैट y का कोएफिशिएंट क्या होता है यहाँ पे, -3 माइनस 4 लैम्डा इज इक्वल टू 0। सो लैम्डा इज इक्वल टू आएगा 3/4 माइनस 3/4 आ जाएगा। जब आपने लैम्डा निकाल लिया है, जैसे आप लैम्डा निकालते हैं, लैम्डा आप या तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए या यहाँ सब्स्टिट्यूट कीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता है, इक्वेशन आपकी आ जाती है। तो इक्वेशन क्या आ जाएगी बेटा, देखो ध्यान से, हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं, 2x माइनस 3y प्लस 7 माइनस 3/4, 3x माइनस 4y प्लस 5 इज इक्वल टू 0। 4 यहाँ डायरेक्ट कर लें, 4 टू 8 हो गया, 8 माइनस का 9 माइनस x हो जाएगा -12 और यहाँ पे क्या आएगा प्लस का 12, ऑब्वियस बात है y 0 होना है। और यहाँ पे आएगा 28 और -15, 28 माइनस 15 की वैल्यू आ जाएगी प्लस 28 माइनस 15 13 इज इक्वल टू 0। सो x इज इक्वल टू आएगा 13। दिस इज द इक्वेशन ऑफ लाइन which is the passes through the intersection of this point and perpendicular to this line। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं दूसरी कंडीशन के बारे में। अब दूसरी कंडीशन क्या है, दूसरी कंडीशन है, यहाँ पे दूसरी कंडीशन में हमें स्लोप के बारे में बात नहीं करनी है। अब दूसरी कंडीशन में लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर दिया गया फ्रॉम ओरिजिन। अब ये जो लाइन है, इस लाइन की ओरिजिन से परपेंडिकुलर लेंथ क्या है, √2 है। तो लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर कौन से, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर √2 इज इक्वल टू होता है इन मैग्नीट्यूड कांस्टेंट, क्योंकि ओरिजिन है 7 प्लस 5 लैम्डा डिवाइड बाई √a² प्लस b², इसका स्क्वायर 2 प्लस 3 लैम्डा स्क्वायर प्लस -3 माइनस 4 लैम्डा स्क्वायर इन मैग्नीट्यूड। आपको स्क्वायर करना पड़ेगा, स्क्वायर कर दीजिए तो यहाँ क्या आएगा, 2 आ जाएगा। 2 टाइम्स यहाँ स्क्वायर किया, देखिएगा रूट कैंसिल हो गया, स्क्वायर कीजिए तो आएगा 4 प्लस 9 लैम्डा स्क्वायर प्लस 12 लैम्डा प्लस यहाँ करें तो 9 प्लस 16 लैम्डा स्क्वायर प्लस आएगा 24 लैम्डा इज इक्वल टू, इसका भी स्क्वायर कर लो बेटा, ये आएगा 49 प्लस 25 लैम्डा स्क्वायर प्लस 70 लैम्डा। ठीक है ना, 70 लैम्डा। अब देखते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेट किया जाए, 25 लैम्डा स्क्वायर इंटू 2 50 लैम्डा स्क्वायर। ठीक है, 12 24 36 2 72 प्लस 9 4 13 2 26 इज इक्वल टू 49 प्लस 25 लैम्डा स्क्वायर प्लस 70 लैम्डा। एक साइड ट्रांसफर करते हैं, वैल्यू आएगी 25 लैम्डा स्क्वायर प्लस इधर ट्रांसफर क्या बेटा 2 लैम्डा आ जाएगा और प्लस आएगा 26 माइनस 49, तो इसे क्या बोल सकते हो ना 23, तो माइनस का 23 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब 25 23 ऑब्वियस बात है, आपको फैक्टर समझ में आ गया होगा, लैम्डा स्क्वायर माइनस का 25 लैम्डा माइनस 23 लैम्डा माइनस 23 इज इक्वल टू 0। सो 25 लैम्डा कॉमन, तो लैम्डा प्लस 1 और माइनस 23 कॉमन, लैम्डा प्लस 1 इज इक्वल टू 0। सो वी गेट लैम्डा इज इक्वल टू -1 एंड लैम्डा इज इक्वल टू 23/25। अब ये जो लैम्डा आ गया है, इस लैम्डा को आप यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। लैम्डा को सब्स्टिट्यूट कीजिए, माइनस इनपुट किया तो कितना गया, 2 माइनस 3 माइनस का x माइनस 3y और यहाँ पे क्या होगा प्लस 4y
तो प्लस का y हो जाएगा, +7 - 5 2 आ जाएगा। कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है ना। तो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन। तो लैम्डा निकालना आपको आना चाहिए, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो यहां पर नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया गया है वो दिया गया है, इफ दिस देन सो दैट द फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन दिस पास थ्रू आइदर टू फिक्स्ड पॉइंट। मतलब क्या है, वो जो लाइन है वो टू फिक्स्ड पॉइंट से पास हो रही है। चेक कर लेते हैं ना। तो जो कंडीशन दी गई उसके बारे में बात कर लेते हैं। 4a² + 9b² - 12ab = हम c² कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये कुछ होल स्क्वायर का दिख रहा था, ये 2a होल स्क्वायर है प्लस 3b² और माइनस का 2 × 2a और 3b c²। ऐसा हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तो 2a - 3b का ये होल स्क्वायर है = c² मीन्स 2a - 3b = +-c। ओके। अच्छा, थोड़ा पहले बाकी 2a - 3b = +-c। इसका मतलब हो सकता है कि 2a - 3b = हम लिख सकते हैं c, अदरवाइज लिख सकते हैं 2a - 3b = -c, ठीक है। मतलब क्या हो सकता है, 2a - 3b - c = 0, या हम इसे लिखें क्योंकि इक्वेशन में c कैसा है, पॉजिटिव है, हम क्या लिख सकते हैं इसे -2a + 3b + c = 0 एंड हियर 2a - 3b + c = 0। अगर हम दोनों इक्वेशन को कंपेयर करें, इन दोनों को कंपेयर करते हैं हम इस इक्वेशन से, तो यहां से आपको कंपेयर करते ही आपको x और y की वैल्यू मिल जाती है। मतलब जो पॉइंट है, पॉइंट मिलता है -2, 3। मतलब ये लाइन जो है वो इस पॉइंट से पास हो रही है, यही लाइन इस पॉइंट से पास हो रही है। और अगर हम इसको कंपेयर करें तो यहाँ पे जो पॉइंट आता है वो पॉइंट आता है 2 - 3, 2 और -3। मतलब यही लाइन इस पॉइंट से भी पास हो रही है। मतलब क्या समझ में आया कि ये जो लाइन है, अगर ये कंडीशन दी हुई है तो ये जो लाइन है ये 2 पॉइंट से पास होती है। बात समझ में आ रही है? तो आई होप आपको सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो ये केस हो गया फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन का, ठीक है। अभी कुछ आर्टिकल्स और हैं छोटे छोटे से, जब जैसे कि लाइन का हमें इमेज निकालनी है विद रिस्पेक्ट टू अ लाइन, ठीक है। तो कुछ आर्टिकल्स और बचे हुए हैं जिन्हें हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट कर लेंगे। और आई होप आपको ये सारे कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से कीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स हैं। अगर ये सारे कॉन्सेप्ट आपको अच्छे से समझ में आते हैं तो प्लीज चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।